अब ट्रांसफर्स का सेकेंड लेक्चर देखते हैं। बायसिंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर। बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर में जो हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे, हम पूरे ट्रांजिस्टर को करंट इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट में बदलेंगे। हम पूरे ट्रांजिस्टर को करंट इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट में बदलेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो इसके लिए हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखा था, एक डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट देखा था। एक डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट देखा था। यहाँ पे हाई पोटेंशियल था, यहाँ पे लो पोटेंशियल था। दिस इज फॉरवर्ड बायस्ड डायोड। इसका इक्विवेलेंट लिया था हमने, एक रेजिस्टेंस RE, इसमें करंट जा रहा है I, और दिस वाज इक्वल टू इन दोनों पॉइंट्स के बीच में VBE। ये था 0.7 फॉर सिलिकॉन, ये था 0.03 फॉर जर्मेनियम। अगर सिलिकॉन का जंक्शन डायोड बना है तो 0.7 वोल्ट होगा, अगर जर्मेनियम का जंक्शन डायोड बना है तो 0.3 होगा। तो यहाँ से हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं, ट्रांजिस्टर को जब भी बायस करते हैं, बेस एमिटर फॉरवर्ड बायस होता है और कलेक्टर बेस रिवर्स बायस होता है। रिवर्स बायस को भी देखने की जरूरत है, उसका इक्विवेलेंट सर्किट देखने की जरूरत नहीं है, उसकी में कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, कोई भी एक PNP ट्रांजिस्टर लेते हैं, कोई भी एक PNP ट्रांजिस्टर लेते हैं या NPN लेते हैं। यहाँ पे ये बेस है, ये कलेक्टर है और ये एमिटर है। दिस इज NPN ट्रांजिस्टर। तो यहाँ से करंट IE निकल रहा है, यहाँ से करंट IB जा रहा है, यहाँ से करंट IC जा रहा है। दिस इज बीटा टाइम्स IB एंड दिस इज बीटा प्लस 1 टाइम्स IE। तो अभी बीटा की रिलेशंस आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो ये डीप फॉरवर्ड बायस में रहता है, यहाँ पे 0.7 वोल्ट से थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा, इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा, इसके बीच में ये जो बना रहा हूँ, इसको बस देखना है। इसका नामकरण हम बाद में करेंगे। ये होगा कलेक्टर, ये होगा बेस और ये होगा एमिटर। तो हमने क्या किया, ये जो फॉरवर्ड बायस डायोड है इसको इसके इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ से कितना करंट जाएगा, यहाँ से कितना करंट जाएगा IE, यहाँ से कितना जाएगा बीटा टाइम्स IB, दिस विल बी इक्वल टू IC, और यहाँ से कितना करंट जाएगा IE विल बी इक्वल टू बीटा प्लस 1 टाइम्स IB। तो RE की वैल्यू होगी 26 मिलीवोल्ट बाई IE और VBE होगा 0.67 और वोल्ट और 0.3 वोल्ट। सिलिकॉन के लिए 0.7, कुछ बुक्स में 0.8 लेते हैं। जर्मेनियम के लिए कुछ बुक्स में 0.3 लेते हैं, कुछ में 0.2 लेते हैं। तो इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट बन गया तो इसको हम बोल देते हैं कांस्टेंट करंट सोर्स। बस नाम देख लेते हैं, कांस्टेंट करंट सोर्स। ऐसा क्यों होता है हम टाइम आने पे देखेंगे, ऐसा क्यों होता है और उसकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है। उसका नाम कांस्टेंट करंट सोर्स क्यों रखा है, इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी हम ट्रांजिस्टर सर्किट देखते हैं बायसिंग के, उसके बाद एम्पलीफायर के देखेंगे। इस इक्विवेलेंट सर्किट को मैं यहाँ बना लेने देता हूँ। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। ध्यान रखना ये RE बहुत छोटा होता है, 3, 4, 10, 15, 20 ओम का, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो हमें पहले देखना है ट्रांजिस्टर को बायस कैसे करते हैं। ट्रांजिस्टर को बायस कैसे करते हैं, इसको इसकी ज़्यादा पोटेंशियल पे लेके आएंगे।
ये होगा एन, ये होगा पी, ये साइड एन है, ये पी है और ये एन है। तो इसको फॉरवर्ड पास करना है, इसको हाई पोटेंशियल पे रखना है, इसको लोअर पे रखना है, इसको रिवर्स पास करना है। तो ये जितने भी ये ज़्यादा हाई पे होना चाहिए, ये ज़्यादा हाई पे होना चाहिए। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं से 1000 ओम, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं और यहाँ पे एक बैटरी दे देते हैं, यहाँ पे एक बैटरी दे देते हैं से 10.7 वोल्ट। ये सिलिकॉन का है, ये सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर है और बीटा दिया हुआ है से 200, बीटा दिया हुआ है 200। यहाँ पे बायस करने के लिए एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं और यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं। तो ये देखिएगा 0 पोटेंशियल है, यहाँ पे पोटेंशियल आएगा 10, तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि इस बैटरी का ईएमएफ इससे ज़्यादा होना चाहिए। से हम ले लेते हैं 30 वोल्ट्स और उसको ले लेते हैं 500 ओम्स, 500 ओम्स। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। हम तो एक पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाते हैं, फिर इक्विवेलेंट सर्किट से करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट से करेंगे। यहाँ पे पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाते हैं, इसका ईएमएफ देखेंगे, रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर देते हैं, देखते हैं कितना अंतर आएगा। इसको लेते हैं 0 वोल्ट। तो जब भी काम करना है हमेशा इस लूप में करना है जिसमें डायरेक्ट फॉरवर्ड बायस है, बाकी किसी को नहीं देखना है, बाकी किसी को नहीं देखना है, हमेशा इसी लूप में काम करना है। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 0.7, यहाँ पे कितना है 10.7, यहाँ पे 0 है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है 0.7, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा 0.7, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 10, तो यहाँ से करंट आ जाएगा, यहाँ से करंट आ जाएगा IB विल बी इक्वल टू 10/1000, 10/1000 will be equal to 10 milliampere, will be equal to 10 milliampere। तो यहाँ से करंट जा रहा है I base जा रहा है 10 milliampere, I base जा रहा है 10 milliampere। यहाँ से करंट आएगा बीटा टाइम्स IB, ये होगा IC, ये होगा IC। ये IC कितने के बराबर आएगा, IC कितने के बराबर आएगा, ये आएगा बीटा टाइम्स IB, तो ये आ जाएगा 2000 मिली एम्पियर, ये आ जाएगा 2 एम्पियर के बराबर। और ये कितना आ जाएगा बीटा +1 इंटू IB, ये आएगा IE। तो इसको कितना ले लेंगे 201 इंटू 201 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 2.01 एम्पियर, ये हो जाएगा 2.01 एम्पियर। तो एक काम करते हैं, इसी का इक्विवेलेंट सर्किट लेके हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, इसी को इक्विवेलेंट सर्किट लेके सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो हम एक काम करते हैं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं ट्रांजिस्टर का। ये ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर का यहाँ से इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। ये पहले ट्रांजिस्टर डालते हैं, PNP है, NPN है, तो ये हो गया कलेक्टर, ये वाला पॉइंट, ये हो गया कलेक्टर, ये वाला पॉइंट, ये हो गया बेस, ये वाला पॉइंट, ये हो गया बेस, ये वाला पॉइंट, ये हो गया RE, ये हो गया RE, और यहाँ पे बैटरी लगा दी, यहाँ पे बैटरी लगा दी 0.7 वोल्ट की, क्योंकि सिलिकॉन है। अब ये 1000 ओम का रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ये 1000 ओम का रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, और ये है 10.7 वोल्ट की बैटरी। यहाँ पे करंट IB है, यहाँ पे करंट IB है, यहाँ पे करंट है बीटा +1 इंटू IB, बीटा +1 इंटू IB। यहाँ पे करंट आएगा, यहाँ पे करंट आएगा IC विल बी इक्वल टू बीटा टाइम्स IB, बीटा टाइम्स IB। तो इस सर्किट को हमें सॉल्व करना है, इस सर्किट को हमें सॉल्व करना है। तो ये रेजिस्टेंस जनरली नेग्लिजिबल होता है, ये रेजिस्टेंस जनरली नेग्लिजिबल होता है, तो इसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए, इसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए, जैसे हमने वहाँ पे नेगलेक्ट किया हुआ है। इसको बस एक कंडीशन में
लेना होगा, इसको बस एक ही कंडीशन में लेना होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नेगलेक्ट आर ई, नेगलेक्ट आर ई, क्योंकि आर ई कब निकलेगा जब हम आई ई निकाल लेंगे, जब हम आई ई निकाल लेंगे यहाँ पे। तो आर ई को नेगलेक्ट करते हैं, आर ई को नेगलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे 0.7, यहाँ पे 0.7, तो आई बी फिर से कितना आ जाएगा, तो आई बी फिर से कितना आ जाएगा, आई बी विल बी इक्वल टू, आई बी विल बी इक्वल टू 10 बेटा 0.7 वोल्ट और ये 1000 वोल्ट, ये 0.7 वोल्ट और ये यहाँ पे कितना आएगा 10.7, 10.7 माइनस 0.7 तो आ जाएगा 10 बाई 1000, ये कितना आ जाएगा 10 मिली एम्पियर, ये आ जाएगा 10 मिली एम्पियर। यहाँ पे 10 मिली एम्पियर आएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.01 एम्प्स, ये कितना आ जाएगा 2 एम्प्स, ये कितना आ जाएगा 2 एम्प्स। अभी हम कुछ सर्किट्स और लेते हैं, कुछ सर्किट्स हम और लेते हैं। तो यहाँ पे काम कर सकते हैं, ये आर ई की वैल्यू क्योंकि बहुत छोटी होती है, आर ई की वैल्यू क्योंकि बहुत छोटी होती है, आर ई की वैल्यू अब देख सकते हो ये आई ए आ कितना रहा है 2 एम्प्स, आई आ कितना रहा है 2 एम्प्स, तो 26 मिली वोल्ट बाई 2 एम्प्स बेटा कितने ओम्स में आ जाएगा। तो आप जज कर सकते हो, अगर मैंने आई ई लिया है तो इतने ओम्स के कंपैरिजन में, तो आप देख सकते हो प्रैक्टिकली उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिकली उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी बीटा बहुत ज़्यादा होता है, बेस करंट बहुत कम होता है, बेस करंट बहुत कम होता है, तो हम क्या क्या अप्रोक्सीमेशंस कर सकते हैं, बेस करंट बहुत कम होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं वोल्टेज डिवाइडर बायस ऑफ ए ट्रांजिस्टर सर्किट, बायस डिवाइडर ऑफ ए वोल्टेज डिवाइडर बायस ऑफ ए ट्रांजिस्टर सर्किट। इसका मतलब क्या है, ट्रांजिस्टर को बायस करना है, बेस एमिटर को फॉरवर्ड बायस करना है, बेस कलेक्टर को रिवर्स बायस करना है। बहुत सारे तरीके हैं। एक दूसरा तरीका देखते हैं, एक दूसरा तरीका देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। पिछले वाले में हमें 2 बैटरीज की जरूरत पड़ी थी, पिछले वाले में हमें 2 बैटरीज की जरूरत पड़ी थी, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ग्राउंड लेते हैं और यहाँ पे से हम ले लेते हैं 60 वोल्ट से ले लेते हैं 60 वोल्ट। ये रेजिस्टेंस ले लेते हैं 20 किलो ओम और ये रेजिस्टेंस ले लेते हैं से 40 किलो ओम। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आएगा, अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 लेते हैं, यहाँ का पोटेंशियल 60 लेते हैं, बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, यहाँ का पोटेंशियल 60 लेते हैं, यहाँ का 0 लेते हैं, तो यहाँ का आएगा 40 वोल्ट, यहाँ का आएगा 40 वोल्ट। इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे करंट, बेस करंट बहुत कम होगा, बेस करंट बहुत कम होगा। तो जब तक कोई चीज़ बहुत कम है, कोई चीज़ बहुत कम है, जब तक दो उनका डिफरेंस निकालना, उस चीज़ को हम 0 मान सकते हैं, उस चीज़ को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, इसको ले लेते हैं 500 ओम और इसको भी ले लेते हैं 500 ओम, इसको ले लेते हैं से 100 ओम, इसको ले लेते हैं से 100 ओम और इसको ले लेते हैं से, इसको भी ले लेते हैं, इसको भी 100 ओम के बराबर ही ले लेते हैं और देखते हैं इस सर्किट को हम कैसे सोल्व करेंगे। इस सर्किट को, तो यहाँ पे हमने क्या किया, फिर ये 0 वोल्ट, यहाँ पे 40 वोल्ट, यहाँ पे 60 वोल्ट, तो यहाँ पे 0 वोल्ट दिए, यहाँ पे 40 दिया, यहाँ पे 60 दिया, एक बैटरी को लेके। तो वोल्टेज को कैसे डिवाइड कर लिया, इस सर्किट से हमने वोल्टेज को डिवाइड कर लिया। तो ये इसे हाई पोटेंशियल पे होगा तो फॉरवर्ड बायस होगा, ये N है और ये P है और ये N है, ये N ज़्यादा पोटेंशियल पे आ गया तो रिवर्स बायस होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे, तो अब देखते हैं हम यहाँ पे इसकी एनालिसिस कैसे करेंगे, इसकी एनालिसिस कैसे करेंगे। इसकी जब भी एनालिसिस करनी है, इसकी जब भी एनालिसिस करनी है तो हमें पता है बेस करंट बहुत कम होगा, बेस करंट बहुत कम होगा, तो हमें बेस करंट निकालना है
अब हम बेस करंट कैसे निकालेंगे, हमें बेस करंट निकालना है तो हम बेस करंट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करने में हम इसको थोड़ा सर्किट को रीड्रॉ करके देख लेते हैं। सर्किट को रीड्रॉ करके देख लेते हैं। ये हमने कर दिया 60 वोल्ट पे और इसको कर दिया ग्राउंड। ये है से 20 किलो ओम रेजिस्टेंस और ये है 40 किलो ओम रेजिस्टेंस। ये है बेस करंट। बेस करंट क्योंकि बहुत कम होता है, बेस करंट बहुत कम होता है, एच पी बीटा में 100-200 ले रहा हूँ, 10⁶, 10⁶, 10⁴, 5 तो नॉर्मल होता है। बीटा बेस करंट बहुत कम होता है। तो यहाँ पे करंट को मैं यहाँ से जितना भी करंट जा रहा है यहाँ पे करंट नेग्लिजिबल जा रहा है। अगर यहाँ पे करंट को ज़्यादा नहीं लूँ तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल रफली कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 40 वोल्ट। साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 60 को 2 भाग और 4 भाग 40 वोल्ट। तो यहाँ पे आएगा 40 वोल्ट। यहाँ पे अगर 40 वोल्ट आ गया तो इसको ले लेता हूँ, इसको लेता हूँ, ये दिया हुआ है 100 ओम्स, ये दिया हुआ है 100 ओम्स। तो यहाँ का पोटेंशियल 40 लेते हैं तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आएगा 40। अब इसका रेजिस्टेंस हम नेगलेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा 39.3 वोल्ट्स, 39.3 वोल्ट्स। यहाँ पे अगर 39.3 आता है तो बेटा यहाँ पे करंट कितना आएगा, ये बेस करंट कितना आ जाएगा IE, एमीटर करंट कितना आ जाएगा, ये 0 वोल्ट है, ये 39.3 वोल्ट है। एमीटर करंट आ जाएगा, एमीटर करंट आ जाएगा 39.3 डिवाइड बाय 100। करंट कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, इससे आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3.93 एम्पियर्स, दिस विल बी इक्वल टू 3.93 एम्पियर्स। बीटा को ले लेते हैं 1000, बीटा को ले लेते हैं यहाँ पे 1000, तो बीटा दिया रहता है, बीटा दिया रहता है। तो ये इतना आ गया, ये इतना आ गया। तो कलेक्टर करंट भी हम रफली कितना ले लेंगे, कलेक्टर करंट भी हम रफली कितना ले लेंगे 3.93 एम्पियर। कलेक्टर करंट भी कितना ले लेंगे रफली 3.93 एम्पियर। ये हल्का सा ही कम होता है, ये हल्का सा ही कम होता है जब तक, तो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम एमीटर करंट और कलेक्टर करंट जब तक डिफरेंस नहीं निकालना, जब तक हमें डिफरेंस निकालना हम सेम मान लेते हैं। तो यहाँ पे आई बेस कितना आएगा बेटा, आई बेस कितना आ जाएगा 3.93 बाय 100, 3.93 बाय 100। तो कितना आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 3.93 बाय 100, दैट विल बी इक्वल टू 39.3 मिली एम्पियर्स। तो देख सकते हैं इन करंट के मुकाबले में ये करंट बहुत कम है, ये करंट बहुत कम है। ये बाय 1000 करेंगे ना 3.93 मिली एम्पियर, ये कितना आएगा 3. आई बीटा कितना आ जाएगा, आई बीटा विल बी इक्वल टू 3.93 मिली एम्पियर्स, 3.93 मिली एम्पियर्स। तो जनरली ट्रांजिस्टर सर्किट में दो तरह से बायस करते हैं। तो हम एक बार पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या अप्रोक्सीमेशंस किए हैं, तो यहाँ पे हमने क्या अप्रोक्सीमेशन की है, जो बेस करंट होता है बहुत कम होता है, कलेक्टर और एमीटर करंट करीब करीब बराबर होते हैं। ये होता है बीटा टाइम्स आई बी और ये होता है बीटा प्लस 1 टाइम्स आई बी। अगर बीटा बहुत ज़्यादा है तो एक ऐड करने से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे, और किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे देखते हैं। फाइंड एमीटर बेस एंड कलेक्टर करंट 1। हाउ डज, सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ डज कलेक्टर करंट depend on resistor RC. Find VBC and VCE। इनका मतलब मैं समझाता हूँ, ये क्या पूछ रहा हूँ। तो ट्रांजिस्टर्स में बायसिंग पे जो भी क्वेश्चंस होंगे, दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे। बायसिंग पे
ये सारी चीज़ें पूछ जाएंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ पूछी जाती है, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं वो है एप्लीकेशन पे, उसको हम लास्ट लेक्चर में लेंगे, उसको हम लास्ट लेक्चर में लेंगे। तो यहाँ पे ट्रांसफर को जब भी बायस किया जाता है, ट्रांसफर को जब भी बायस किया जाता है तो यहाँ पे ले लेता हूँ से एक रेजिस्टेंस यहाँ पे डाल देता हूँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे डाल देता हूँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे बैटरी डाल देता हूँ 10.7 वोल्ट की। यहाँ पे रेजिस्टेंस, बेटा इस रेजिस्टेंस को जनरली हम बोलते हैं RB, इस रेजिस्टेंस को जनरली बोलते हैं RE, जो इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं RC, इसको ले लेते हैं 300 ओम और यहाँ पे लगा देता हूँ 40 वोल्ट की बैटरी, 40 वोल्ट की बैटरी। तो जब भी हमें सॉल्व करना है, जब भी हमें सॉल्व करना है तो हमें ये देखना है यहाँ से करंट कितना जाएगा IB, यहाँ से करंट कितना जाएगा IE, यहाँ से करंट कितना जाएगा IC, यहाँ से करंट कितना जाएगा IC। तो हमें बस ये सर्किट ड्रॉ करना है, हमें बस ये सर्किट ड्रॉ करना है, हमें बस ये सर्किट ड्रॉ करना है। यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा IB, और मेरी बात को ध्यान से देखना, यहाँ से करंट जाएगा IB, ये रेजिस्टेंस कितना रहेगा RB, ये कितना है 1000 ओम्स, ये कितना है 1000 ओम्स। यहाँ से यहाँ तक हम एक बैटरी डाल देंगे, कितने की है 0.7 वोल्ट की। ये ऊपर भी तो आप इक्विवेलेंट सर्किट टाइप से देखना, ये 0.7 वोल्ट की बैटरी है, एमिटर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर देंगे, उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। ये 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये जो 500 ओम का रेजिस्टेंस है RE। अब इसके थ्रू करंट कितना है और इसके थ्रू कितना है IB इंटू बीटा प्लस 1, IB इंटू बीटा प्लस 1। तो एक काम करते हैं बेटा, ये कितनी वोल्टेज है 10.7, ये कितना वोल्टेज है 10.7। तो ये सिंगल लूप सर्किट है, इसमें लूप EMF कितनी आएगी, इसमें लूप EMF कितनी आएगी 10.7 माइनस 0.7 10। तो इस पूरे लूप में जाना, सिंगल करंट नहीं है इसमें, देखना सिंगल करंट नहीं है। तो इसमें लूप लॉ कैसे लगाएंगे, इसमें लूप लॉ हम कैसे लगाएंगे। अब लूप लॉ लगाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, इस पूरी ब्रांच में करंट है IB, इस पूरी ब्रांच में करंट है IB। ये है 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये है 500 ओम का रेजिस्टेंस, ये है 5 ओम का रेजिस्टेंस, इसे करंट जा रहा है IB इंटू बीटा प्लस 1। तो जब भी हम हौसला लगाएंगे, देखिए इस पूरे में करंट नहीं है, इसमें IB है, इसमें IB इंटू बीटा प्लस 1 है। तो कर्चमर लगाते वक्त या तो EMF आएंगे या करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट आएगा, या करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट आएगा, इस करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट आएगा, इस करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट आएगा। तो प्रोडक्ट जब भी आ रहा है तो बेटा इसके साथ मैं काम कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों में करंट अलग अलग है, मैं इसमें करंट IB मान के रेजिस्टेंस के साथ बीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दूँ, तब भी इन दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा, तब भी इन दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये रेजिस्टेंस है इतना, करंट है IB इंटू बीटा प्लस 1, तो इनका प्रोडक्ट लेना है। मैं काम करता हूँ बीटा प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ और करंट इसमें IB कर देता हूँ, तभी प्रोडक्ट सेम रहेगा। इसका मतलब इसमें करंट अगर IB मान लूँ तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बीटा प्लस 1 इंटू 500, तो IB कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली IB कैलकुलेट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टली IB कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो सिंगल लूप करंट, सिंगल करंट लूप नहीं है ये, इस पूरे लूप में सिंगल करंट नहीं है, इसमें IB है, इसमें IB प्लस बीटा प्लस 1 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, करंट को IB मान रहा हूँ और बीटा प्लस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सोच के देखो इसको। तो उससे क्या हो जाएगा, ये सिंगल करंट वाली लूप बन जाएगी, सिंगल करंट वाली लूप बन जाएगी। तो लूप EMF लूप रेजिस्टेंस, लूप EMF कितना आएगा 10.7 माइनस है तो आ जाएगा 10। लूप रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा RB, लूप रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा RB प्लस बीटा टाइम्स RE, प्लस बीटा टाइम्स RE। ये RE है और ये क्या है RB, ये कितना है RB, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 वोल्ट्स पर RB, RB कितना है 1000। मैं बीटा को यहाँ पे ले लेता हूँ, बीटा को यहाँ पे लिख देता हूँ 100, बीटा को लिख देता हूँ 100 प्लस 100 टाइम्स इंटू
500, 100 टाइम्स इंटू 500, तो ये कितना हो जाएगा 50,000, 51,000। तो ये कितना आ जाएगा 10/51,000, 10/51,000 एम्प्स। तो इसको कर देता हूँ 10/51, इसको लिख लेता हूँ 10/51, 10/51 को 50 ही लिख देता हूँ कैलकुलेशन करने के लिए, मिली एम्पियर्स। तो कितना हो जाएगा 0.2 मिली एम्पियर। बेस करंट आ जाएगा इतना, बेस करंट आ जाएगा इतना। कलेक्टर करंट आ जाएगा, कलेक्टर करंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं बेस करंट अगर इतना आ गया तो कलेक्टर करंट आ जाएगा, बीटा 100 है तो कलेक्टर करंट आ जाएगा 0.2 इंटू 100 विल बी इक्वल टू 0.2 इंटू 100 विल बी इक्वल टू 20 मिली एम्पियर, विल बी इक्वल टू 20 मिली एम्पियर। अब यहाँ पे हम एक बार देखना शुरू करते हैं बेटा, ये जो सर बेस करंट और एमिटर करंट है, ये बेस करंट और एमिटर करंट सिर्फ कौन सा रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, इस लूप पे डिपेंड कर रहा है, इस पे नहीं कर रहा है, इस पे नहीं कर रहा है। तो बेस करंट एक बार निकल गया तो अब यहाँ पे कलेक्टर करंट निकाल सकते हैं बिना इसको देखे हुए। इसका मतलब इसको कितना भी चेंज करता रहूँ, इसको कितना भी चेंज करता रहूँ, इसको कितना भी चेंज करता रहूँ, कलेक्टर करंट नहीं चेंज करेगा। कलेक्टर करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, इस लूप पे कर रहा है। कलेक्टर करंट कितना है बीटा टाइम्स आईबी, तो आईबी किस पे डिपेंड कर रहा है, इस लूप पे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कलेक्टर करंट डज नॉट डिपेंड ऑन, तो बेटा एमिटर करंट भी इतना ले सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकेंड पार्ट कलेक्टर करंट डज नॉट डिपेंड ऑन आरसी। तो मैं इस लूप को लेने को मना क्यों कर रहा हूँ, इस पे कुछ डिपेंड नहीं कर रहा है, इस पे कुछ डिपेंड नहीं कर रहा है, तो अननेसली इसको ना लिया जाए। अब हम देखते हैं मुझे क्या निकालना है, बेस और एमिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा ये एमिटर है और ये बेस है और ये कलेक्टर है, इसके और इसके क्रॉस VBE पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कितना आता है 0.7 वोल्ट्स। अब मुझे क्या निकालना है, इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें पोटेंशियल कैसे निकालूंगा, मैं यहाँ का पोटेंशियल 0 मान लेता हूँ। अब मेरी बात को ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा। यहाँ का पोटेंशियल 0 मान लेता हूँ, यहाँ का पोटेंशियल निकालता हूँ, करंट आ गया, यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल मिल गया, यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा, ये करंट मिल गया तो यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा। तो इसका मतलब देखते हैं, ये 40 वोल्ट है, ये 40 वोल्ट है, तो यहाँ का पोटेंशियल मैंने 0 मान लिया, यहाँ का पोटेंशियल 0 मान लिया, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आ गया 40 वोल्ट्स। ये IC कैसे आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, IC कैसे आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। IC कितना है 20 मिली एम्पियर, IC कितना है 20 मिली एम्पियर। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना कम होगा, यहाँ का पोटेंशियल कितना कम होगा I इंटू RC। तो इससे कितना करंट जा रहा है, इससे कितना करंट जा रहा है 20 मिली एम्पियर। 20 को से कीजिए तो इसमें करंट कितना जाएगा, इसे 20 मिली एम्पियर जा रहा है, इसे 20 मिली एम्पियर जा रहा है, ये रेजिस्टेंस कितना 300, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 320, 6000 मिली वोल्ट, यानी कि 6 मिली वोल्ट कम होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आ जाएगा 36 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल कितना आ जाएगा 36 वोल्ट। तो यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा 36 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल 0 है, यहाँ का पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ का पोटेंशियल 0 है, यहाँ का पोटेंशियल मैं 0 ले लेता हूँ, यहाँ का पोटेंशियल मैं 0 ले लेता हूँ। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आ जाएगा 10.7। ये RB कितना है 1000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, 1000 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो 1000 को 0.2 मिली एम्पियर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मिली एम्पियर इंटू 1000 बेटा 0.2 वोल्ट्स। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल कितना आ जाएगा 10.5 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल कितना आ जाएगा 10.5 वोल्ट। तो यहाँ का पोटेंशियल अगर 10.5 वोल्ट आ जाता है, यहाँ का पोटेंशियल अगर 10.5 वोल्ट आ जाता है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आएगा, इसको सीधा कैलकुलेट करना है 10.5 से 0.7 कम, 10.5 से 0.7 कम यानी कि 9.8 वोल्ट्स। तो आप साफ देख सकते हो, आप साफ देख सकते हो, एक बार ऐसे घूम लो, एक बार ऐसे घूम लो। तो यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का 9.8,
आप करंट ऐसे भी निकाल सकते हो, वो तो हमने निकाल ही रखा है। तो ये यहाँ का पोटेंशियल कितना आ गया 10.5, यहाँ का पोटेंशियल कितना आ गया 36, तो हाई पोटेंशियल पे लोअर पोटेंशियल पे है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, VBC विल बी इक्वल टू VBC। तो बेटा इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा VBC। अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, इसके क्रॉस आराम से मिल जाता है। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा निकालना होता है, VBC निकालना होता है हमेशा। VBC निकालेंगे तो ये पोटेंशियल यहाँ को पता है, तो यहाँ पर पता चल जाएगा 0.7 कम है। तो VBC कितना आ जाएगा 10.5 और 36 में से 10 कम करो, 26 में से 0.5 कम करो, तो कितना आएगा 25.5 वोल्ट्स, 25.5 वोल्ट्स। तो मैं एक दो क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ, अब एक दो क्वेश्चंस आप लोगों को देता हूँ, अब ये निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन लेते हैं, बीटा ऑफ ट्रांसफर इज इक्वल टू 300, बीटा ऑफ ट्रांसफर इज इक्वल टू 300 200 ohms, 100 ohms, 60 volts, 1000 ohms, यहाँ पे लेते हैं से 10.7 volts. This is base, this is collector and this is emitter. तो यहाँ पे लेते हैं find VCE and VCB। तो आपको क्या करना है, ये पोटेंशियल माइनस ये VC माइनस VB और VC माइनस VE निकालना है, VC माइनस VE निकालना है। तो इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो अपन बस ये लूप देखेंगे, अपन बस ये लूप देखेंगे, यहाँ पे करेंगे, ये आएगी 10.7 वोल्ट की बैटरी, ये आएगा 1000 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट सर्किट, ये बैटरी बना देंगे, इसका अंदर का रेजिस्टेंस नेगलेक्ट कर देंगे, इसका अंदर का रेजिस्टेंस नेगलेक्ट कर देंगे, उसकी कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, उसकी कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो अपन देखेंगे। और ये रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये रेजिस्टेंस आ जाएगा, दिस रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 200 ohms। यहाँ पे करंट आएगा IB, यहाँ पे करंट आएगा बीटा टाइम्स बीटा प्लस वन टाइम्स IB। तो इसको भी मैं बीटा टाइम्स IB रफली ले लेता हूँ, बीटा टाइम्स IB रफली ले लेता हूँ। ध्यान रखना ये बीटा प्लस 1 टाइम्स IB है। तो कैलकुलेशन के लिए छोटे छोटे अप्रोक्सीमेशंस कर सकते हैं, क्योंकि बीटा 300 के करीब है, 301 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं इसे कैलकुलेशन के लिए बीटा टाइम्स IB ले लेता हूँ। अब इसमें से करंट अलग अलग है, तो मैं काम करता हूँ, ये आएगा 0.7 वोल्ट, तो इसमें IB है, इसमें बीटा टाइम्स IB है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है और इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। तो बीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, करंट IB हो जाएगा। तो बीटा को मैं 200 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, इसके साथ तो करंट IB हो जाएगा। यानी कि पूरे में IB कितना आएगा, तो पूरा लूप करंट में IB मान लेता हूँ, है नहीं, लूप करंट में IB मान लेता हूँ। तो लूप पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 10 वोल्ट्स बाई ये कितना आ जाएगा 100 प्लस बीटा इंटू 200 तो आ जाएगा 6
तो ये आ जाएगा 60,000, ये आ जाएगा 60,000, ये है 1,000, ये है 1,000, ये है 1,000। तो इसको रफली मान लेंगे 10 बाई, तो ये 200 इंटू 300, 200 इंटू 300, तो ये 4 शून्य आएंगे, तो ये 10 बाई, हम रफली इसको मान लेते हैं 10 बाई, तो ये आ जाएगा 1/6 मिली एम्पियर, ये आ जाएगा 1/6 मिली एम्पियर। आई बी इतना आ जाएगा रफली 1/6 मिली एम्पियर। तो अगर ये 1/6 मिली एम्पियर आता है, अगर ये 1/6 मिली एम्पियर आता है, तो हम यहाँ पे पोटेंशियल देखना शुरू करते हैं। यहाँ का पोटेंशियल कितना है 0, यहाँ का पोटेंशियल कितना है 10.7 वोल्ट्स। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना गिरेगा, करंट ऐसे जा रहा है 1000/6 मिली वोल्ट, तो ये कितना आ जाएगा 1000/6 मिली वोल्ट। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/6, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/6 वोल्ट। तो ये देखिएगा इसकी क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम होता है, इसकी क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम होता है। 1/6 वोल्ट, 1/6 वोल्ट कितना लेते हैं रफली 0.8। तो यहाँ पे कितना कर लेता हूँ मैं, से कर देता हूँ 10.56 के करीब लेता हूँ, थोड़ा कम कर लेता हूँ यहाँ पे। अब देखते हैं बेटे, अगर यहाँ पे 1/6 मिली एम्पियर है, यहाँ पे 1/6 मिली एम्पियर है, तो यहाँ से करंट कितना आएगा बीटा इंटू तो कितना आएगा बीटा इंटू 1/6 मिली एम्पियर, तो ये कितना हो जाएगा 300 इंटू 1/6 मिली एम्पियर। तो ये देखते हैं 100/3, तो ये देखते हैं ये कितना आ जाएगा 100/3 मिली एम्पियर। तो ये रफली कितना आ जाएगा 33.3 मिली एम्पियर, 33.3 मिली एम्पियर। तो यहाँ का पोटेंशियल 0, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आ जाएगा 60 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल कितना आ जाएगा 60 वोल्ट। तो ये 100 है, 100 में यानी कितना हो जाएगा 3.3 वोल्ट, यानी कितना हो जाएगा 3.3 वोल्ट। तो 100 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1010, तो ये कितना आ जाएगा 3.33 वोल्ट, 3.33 वोल्ट। तो 60 माइनस 3.3 वोल्ट, 60 माइनस 3.3 वोल्ट, यानी कि आ जाएगा 56.7। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 56.7 वोल्ट्स, 56.7 वोल्ट्स। तो यहाँ पे 10.56 है, तो यहाँ का सीधा निकाल लेंगे 0.7 माइनस कर देंगे, 0.7 माइनस कर देंगे। तो 10.5 में से 0.7 माइनस करता हूँ, 10.5 में से 0.7 माइनस करता हूँ, तो आएगा 9.8। तो ये आ जाएगा 9.86 वोल्ट, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9.86 वोल्ट। अब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस पता है और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो इसका मतलब VCE will be equal to 56.7 minus 9.86, VCB will be equal to 56.7 minus 10.56। तो मैं एक दो क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, एक दो क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इनको जरा प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड IB, IC, IE।
बीटा इज इक्वल टू 100, बीटा इज इक्वल टू 100। तो हम जब भी काम करना है, हमें जब भी काम करना है, हमें कौन से एरिया से काम करना है, यहाँ से। तो यहाँ पे जब भी हम सॉल्व करेंगे तो बेस करंट बहुत कम है, तो बेस करंट बहुत कम है। अगर बेस करंट बहुत कम है तो हम यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि बेस करंट बहुत कम है तो हम यहाँ से करंट को 0 मान लेते हैं। बेस करंट बहुत कम है तो एमीटर और कलेक्टर करंट के टर्म्स में बेस करंट बहुत कम होता है तो उसको 0 मान लेते हैं। तो हम क्या लेते हैं, ये सारा करंट यहाँ से जैसे 70 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 40 वोल्ट आ जाएगा। तो ये देखते हैं, ये 3 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा 40 वोल्ट पॉइंट पोटेंशियल मेथड से। तो इस करंट को हम 0 मान लेते हैं। तो ये 0 मानते हुए यहाँ का पोटेंशियल निकाल लिया, यहाँ का पोटेंशियल हमने निकाल लिया। तो अपन कौन से एरिया से जाएंगे, अपन इस साइड से जाएंगे। तो यहाँ पे बैटरी कितनी ले लेंगे 0.7 वोल्ट की, इसके रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर लेंगे, इसके रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से ये आ जाएगा कलेक्टर, ये आ जाएगा बेस और ये आ जाएगा एमीटर, ये आ जाएगा एमीटर। तो उसके आगे ये कौन सा रेजिस्टेंस लगा देंगे, ये कौन सा रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो यहाँ पे हम किस लूप में देखेंगे, यहाँ पे हम किस लूप में देखेंगे, ध्यान रखना इसमें करंट नहीं लिया, इनमें करंट अलग है, इसमें करंट और है। ये बेस करंट है, यहाँ से जो भी करंट जा रहा होगा, अगर बेस करंट कैलकुलेट करना है तो उसको 0 नहीं मान सकते, बेस करंट कैलकुलेट करना है तो उसको 0 नहीं मान सकते। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना है 40 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल कितना है 40 वोल्ट, ये पोटेंशियल कितना है 0 और ये कितना है 200 ओम्स। तो यहाँ का पोटेंशियल हमने 40 वोल्ट मान लिया, यहाँ पे 40 वोल्ट मान लिया, यहाँ का कितना होगा 39 पॉइंट, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 40 में से 7 कम करेंगे तो आ जाएगा 39.3 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल 0 है, तो इसका मतलब ये करंट कितना हो जाएगा एमीटर करंट। तो एमीटर करंट विल बी इक्वल टू 39.3 वोल्ट बाई 200 ओम्स, बाई 200 ओम्स। तो बाई 200 ओम्स का मतलब 10 यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 0.1865 मिली एम्पियर। तो 39.3 वोल्ट 39.3 वोल्ट बाई 200 ओम्स। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ रहा था 39, तो ये आई कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे बीटा ले लेते हैं, यहाँ पे बीटा 100 दिया हुआ है। तो इसका मतलब 39.3 वोल्ट को हमने 200 से डिवाइड किया, 200 ओम से डिवाइड किया, I इज इक्वल टू वी बाई आर। तो ये हो गया, एक 0 यहाँ पे गया, एक यहाँ पे गया, 0.3 सॉरी इतना एम्पियर आएगा, दिस विल बी दिस मच एम्पियर्स, दिस विल बी इक्वल टू दिस मच एम्पियर्स, दिस विल बी इक्वल टू 186.5 मिली एम्पियर्स। तो ये इतना आ गया। अगर ये इतना आ गया, IE इतना है, IE इतना है, तो बेटा IBCB करीब करीब इतना ही आएगा, IBB करीब करीब इतना ही आएगा, IBB करीब करीब इतना ही आएगा। तो IC करीब करीब कितना आएगा, IE, या आप डाल सकते हो IB को कितना डाल सकते हो बीटा +1 IB। तो अल्फा से निकाल सकते हो, तो आप अल्फा से निकाल सकते हो, IE निकल आया, आपको बीटा पता है, तो बाकी दोनों वेरिएबल्स हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, IE इज इक्वल टू बीटा +1 टाइम्स IB, तो IB आ जाएगा, IC विल बी इक्वल टू बीटा टाइम्स IB। तो यहाँ से IB निकालेंगे, IB से IC निकाल लेंगे, IB से IC निकाल लेंगे। तो ट्रांसड्यूसर सर्किट में कुछ भी नहीं करना, बस एक बार देखना है इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 0.7 वोल्ट, रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दो, तो कहीं पे भी करंट्स आराम से निकल आते हैं, अब हम देखते हैं ट्रांजिस्टर एस स्विच। तो आज का जो लास्ट पार्ट हम देखते हैं ट्रांजिस्टर एस स्विच। तो इसको हम ट्रांजिस्टर एस स्विच का मतलब क्या होता है,
अगर ये कोई भी दो पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में, इसको जब भी ऐसे लगाएं ये स्विच ऑन होता है। स्विच ऑन का मतलब ये दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए। स्विच ऑन का मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे एक चीज देखते हैं, अंडर व्हाट condition will transistor act as switch? Under what condition a transistor will act like a switch? तो ये एक ट्रांजिस्टर पकड़ते हैं, ये एक ट्रांजिस्टर पकड़ते हैं, ये एक ट्रांजिस्टर पकड़ते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हैं, ये रेजिस्टेंस लेते हैं RB, यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस डाल देते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस डाल देते हैं RE, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस डाल देते हैं RC, और यहाँ पे एक बैटरी डाल देते हैं, यहाँ पे एक बैटरी डाल देते हैं। अब हमें पता है यहाँ से करंट कितना आएगा IB, यहाँ से करंट कितना आएगा बीटा प्लस 1 IB। तो IB किस पे डिपेंड करेगा? तो RB इज फिक्स्ड, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ RB इज फिक्स्ड, RE इज फिक्स्ड, इसको लेता हूँ वेरिएबल, इसको लेता हूँ वेरिएबल। तो अब एक बार देखते हैं RE को मैं कितना भी चेंज करता जाऊँ, RE को कितना भी चेंज करता जाऊँ, तो IB एंड IC, तो हम यहाँ लिख सकते हैं IB, IC एंड IE आर इंडिपेंडेंट ऑफ RE। तो इस पूरी लूप में अगर हम देखेंगे यहाँ पे बैटरी, इस पूरी लूप में हम लगाएंगे तो ये रेजिस्टेंस नहीं आता है, तो इस पूरी लूप में लगाएंगे हमें IB मिल जाएगा, IB मिल जाएगा तो IC भी मिल जाएगा, IB अगर मिल गया तो बीटा टाइम्स IC होगा, बीटा प्लस 1 टाइम्स IE होगा। तो हम देखते हैं इस लूप में करंट इस रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, इस लूप में करंट इस रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। अब एक काम करते हैं, यहाँ का पोटेंशियल लेते हैं 0, यहाँ का पोटेंशियल लेते हैं 0, यहाँ का पोटेंशियल लेते हैं 0, इसका EMF E है, इसका EMF E है, इससे करंट जाएगा ऐसे, जैसे RC को बढ़ाता रहूँगा यहाँ का पोटेंशियल कम होता रहेगा, यहाँ का पोटेंशियल कम होता रहेगा। तो ये देखते हैं, ये कलेक्टर है, ये बेस है और ये एमिटर है। तो हम देखते हैं SRC is increased, SRC is increased, बेटा पोटेंशियल एट C, पोटेंशियल एट C will डिक्रीज। तो आप देख सकते हो इसका पोटेंशियल डिक्रीज होना शुरू करेगा, तो इसको चेंज करोगे तो बेटा यहाँ पे कोई चेंज नहीं आने वाला, इस लूप में कोई चेंज नहीं आने वाला। कहने का मतलब इस करंट में चेंज नहीं आएगा, यहाँ का पोटेंशियल चेंज करेगा, यहाँ का पोटेंशियल चेंज करेगा, VC will decrease as RC is increased, VC will decrease but VB and VC remains same। तो अगर आप इस रेजिस्टेंस को चेंज करते हो, इस रेजिस्टेंस को चेंज करते हो, इसका असर क्या होगा? अब हम इसको ध्यान से देखना शुरू करते हैं। यहाँ पे करंट नहीं चेंज करेगा, यहाँ पे करंट नहीं चेंज करेगा, तो एमिटर का पोटेंशियल नहीं चेंज करेगा, बेस का पोटेंशियल नहीं चेंज करेगा, सिर्फ कलेक्टर का पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। हमने देखा था फॉरवर्ड बायस के लिए इसका पोटेंशियल इससे ज़्यादा होना चाहिए, रिवर्स बायस के लिए इसका पोटेंशियल इससे ज़्यादा होना चाहिए। बट RC को इंक्रीज करते रहेंगे तो इसका पोटेंशियल तो डिक्रीज करते रहेगा। एक टाइम आएगा इसका पोटेंशियल एमिटर के बराबर हो जाएगा। एट वन वैल्यू ऑफ RC, at one value of RC, potential of collector will be equal to potential of emitter। तो इसका पोटेंशियल इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि वो डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करते करते जीरो जाने से पहले तो इन दोनों के बराबर इसके बराबर पोटेंशियल हो जाएगा, इसके बराबर पोटेंशियल हो जाएगा। जैसे इसका पोटेंशियल इसके बराबर हो जाएगा तो हम क्या मान लेते हैं, C and E getting connected। This implies as if C and E get physically connected. So this implies when VC is equal to VE,
This implies as if C and E are brought in contact and the transistor is said to be switched on ये दोनों कनेक्ट हो गए. कनेक्शन का मतलब क्या होता है? स्विच्ड ऑन. एंड द ट्रांजिस्टर इज said to be switched on. Is said to be switched on. So brought in contact and the transistor is said to be said to behave like switch. तो इस कंडीशन में ट्रांजिस्टर स्विच की तरह बिहेव करता है. तो अब हम यहाँ पे कुछ चीजें और देखना शुरू करते हैं. जो सबसे इम्पोर्टेंट है. जैसे ही हम यहाँ पे बेस करंट है, यहाँ पे कलेक्टर करंट है, आरसी को बढ़ाएंगे तो ना तो ये करंट चेंज करेगा नहीं करेगा, इसका पोटेंशियल कम होगा. अब एक दूसरा काम करते हैं. यहाँ पे देखना शुरू करते हैं. बेटा अगर मैं आरबी या इसको कम करूँ या आरबी और इसको रेजिस्टेंस को कम करूँ, एमिटर करंट बढ़ेगा, कलेक्टर करंट बढ़ेगा. तो यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं. अगर आरबी को डिक्रीज करते हैं या इसको डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा? आईबी इंक्रीज करेगा तो आईसी इंक्रीज करेगा. इसका मतलब क्या होगा? आईसी इंक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या होगा? ये पोटेंशियल डिक्रीज करेगा. तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ. How does potential of collector change when potential of base is increased? तो अगले पार्ट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये हम देखते हैं. ये V1 है, ये V2 है, ये बेस है, ये कलेक्टर है और ये एमिटर. इसको हम ग्राउंड मान लेते हैं. अब मैं यहाँ का पोटेंशियल दो तरीके से इंक्रीज कर सकता हूँ. एक तो काम करता हूँ, यहाँ का पोटेंशियल इंक्रीज करना है, तो मैं काम करता हूँ, इस बैटरी को वोल्टेज बढ़ा देता हूँ, इस बैटरी की वोल्टेज बढ़ा देता हूँ. इस बैटरी की वोल्टेज बढ़ेगी तो यहाँ का पोटेंशियल बढ़ेगा, इस बैटरी का पोटेंशियल बढ़ेगा. तो बेटा यहाँ पे कितना होगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V माइनस आई आर. तो V बढ़ेगा तो यहाँ का पोटेंशियल बढ़ेगा. तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ का पोटेंशियल जैसे ही बढ़ता है, यहाँ का पोटेंशियल कैसे बढ़ेगा? पोटेंशियल बढ़ाने के लिए आपको एक करंट बढ़ाना पड़ेगा, पोटेंशियल बढ़ाने के लिए ये करंट बढ़ाना पड़ेगा. तो इस बात को ध्यान से देखना. एमिटर करंट बढ़ेगा तो कलेक्टर करंट बढ़ेगा. तो यहाँ पे नोट करना. तो बेटा एमिटर करंट और ये कितना आएगा? कलेक्टर करंट. ये कितना आएगा? कलेक्टर करंट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एस एमिटर current is increased. As emitter current is increased. मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस डाल दे रहा हूँ. As emitter current, as base current, as base current IB is increased
एज बेस करंट IB इज इंक्रीज्ड, अगर बेस करंट इंक्रीज होता है, अगर बेस करंट इंक्रीज होता है IC इंक्रीजेस। ये दो पॉइंट्स देखने हैं, ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बेस करंट इंक्रीज करेगा, जैसे ये बेस करंट इंक्रीज करेगा, जैसे ये बेस करंट इंक्रीज करेगा, कलेक्टर करंट इंक्रीज करेगा, क्योंकि दोनों की रेशियो कांस्टेंट होती है, दोनों की रेशियो होती है बीटा, बीटा ऑफ ट्रांजिस्टर कांस्टेंट होता है। दूसरी चीज देखते हैं, अगर पोटेंशियल ऑफ बी इंक्रीज कर रहे हैं तो बेटा यहाँ का पोटेंशियल 0.7, तो यहाँ का पोटेंशियल इंक्रीज करे तो यहाँ का पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0.7 वोल्ट है। तो ये पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो एमिटर करंट बढ़ेगा, एमिटर करंट बढ़ेगा क्या मतलब, एमिटर करंट बढ़ेगा का मतलब बेस करंट भी बढ़ रहा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं एस पोटेंशियल ऑफ बेस, एस पोटेंशियल ऑफ बेस इज इंक्रीज्ड, एस पोटेंशियल ऑफ बेस इज इंक्रीज्ड। यहाँ का पोटेंशियल जितना बढ़ाएंगे, क्योंकि इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0.7 है, इसका पोटेंशियल कैसे भी बढ़ाया जाए, कुछ भी करके बढ़ाया जाए, बढ़ाना है कैसे भी, इसका पोटेंशियल बढ़ाया जाए तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, इसका पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट एज अ पोटेंशियल ऑफ बेस इज इंक्रीज्ड, एमिटर करंट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एमिटर करंट बढ़ेगा, तो यहाँ का बेस का पोटेंशियल बढ़ाएंगे, ये पोटेंशियल बढ़ेगा तो बेस का करंट बढ़े, एमिटर का करंट बढ़ेगा, एमिटर का करंट बढ़ेगा तो कलेक्टर का करंट बढ़ेगा, तो यहाँ का पोटेंशियल 0 है। अगर ये रेजिस्टेंस फिक्स रखा हुआ है, ये रेजिस्टेंस फिक्स रखा हुआ है, तो जैसे ही कलेक्टर करंट बढ़ाएंगे तो ये PD बढ़ेगा, यहाँ पे जितना पोटेंशियल है यहाँ पोटेंशियल कम होगा, तो दिस इंप्लाइज एमिटर करंट इंक्रीजेस, IC also increases। तो क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ C डिक्रीज करेगा, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, यहाँ पे से 30 है, यहाँ पे 30 से कम होगा, ये करंट जितना ज़्यादा होगा उतना पोटेंशियल कम होगा, 30 से उतना ज़्यादा कम होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। एज द पोटेंशियल ऑफ बेस इज इंक्रीज्ड, एज द पोटेंशियल ऑफ बेस इज इंक्रीज्ड, potential of collector decreases। तो आपको दो चीजें देखनी है, यहाँ का पोटेंशियल जैसे बढ़ाते हैं, यहाँ का पोटेंशियल तो बढ़ता है बट यहाँ का पोटेंशियल कम होता है, तो इसका मतलब सेकंड का मतलब क्या है, एज पोटेंशियल ऑफ बेस इज इंक्रीज्ड, पोटेंशियल ऑफ एमिटर इंक्रीजेस एंड पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर डिक्रीजेस। बेटा बेस करंट बढ़ाएंगे, एमिटर करंट भी बढ़ेगा, कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा। यहाँ का पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो यहाँ का पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि इनके पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा हमेशा, फ्रंट बायस है। यहाँ का पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो ये करंट बढ़ेगा, ये करंट बढ़ेगा तो ये पोटेंशियल कम होगा। तो बेस का पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो कलेक्टर का पोटेंशियल कम होगा। दैट मीन्स पोटेंशियल ऑफ बेस एंड कलेक्टर आर इन ऑपोजिट फेज। दैट मीन्स पोटेंशियल ऑफ बेस एंड कलेक्टर इन ऑपोजिट फेज, एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है। तो ये ट्रांजिस्टर का दूसरा पार्ट है, ये ट्रांजिस्टर का दूसरा पार्ट था। इसके बाद हम जो लास्ट पार्ट है, तो ट्रांजिस्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक बीटा की डेफिनेशन पढ़नी है, अल्फा बीटा की रिलेशन पढ़ना है, और जब भी काम करना है कौन से लूप से करना है, जब भी काम करना है कौन से लूप से करना है, इस लूप से यहाँ से कभी नहीं जाना। तो आपको क्या करना है, पहले इस लूप में जाना है, फिर यहाँ से ऐसे तक जाना है, इस पाथ को कभी भी क्रॉस नहीं करना है, इस पाथ को कभी भी क्रॉस नहीं करना है। और यहाँ पे करंट इस रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, इस पाथ में करंट है, इसी पे डिपेंड करता है। तो अगर सारी चीज़ें डिपेंड करती है तो आपको इसी एरिया में वर्क करना है। तो इस एरिया में वर्क करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ट्रांजिस्टर देखने के लिए है, देखने के लिए ट्रांजिस्टर है, सॉल्व करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें 50 क्वेश्चन सॉल्व करें, 200 करें, तो ये फॉल्ट बायस डायोड है, आइडियल मान लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस को 0 मान लो, और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना ले लो, 0.7 या 0.3 वोल्ट्स डिपेंडिंग इट्स सिलिकॉन। तो इतना सही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सेकंड है हमारा करंट एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर। करंट, वोल्टेज, पावर, वो आधे घंटे का काम है, उससे ज़्यादा का नहीं है। तो साथ के साथ हम एम्पलीफायर के साथ हम कम्युनिकेशन 2 लेक्चर्स में ख़त्म कर देंगे। तो किस पार्ट में वर्क करना है, इस पार्ट में वर्क करना है।